नमस्कार। आप सबों को हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स दुनिया में स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, तो मैं ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन का उत्तर लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। और कितना सटीक विश्लेषण, और अगले 15 मिनट में मैं 40 प्रश्न का उत्तर विश्लेषण के साथ रखूँगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 5 से देंगे आप तो 1001 आएगा। फिर आप 7 से देंगे तो 7 दूनी 7 एक के 7, और उसके बाद 7 चौक 28, 7 तिया 21। उसके बाद आप देखेंगे तो 11 से दीजिए, 11 एक 11 और 11 तिया 33, यानी कि 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13, जो आपका सी नंबर में ऑप्शन है, यानी कि 3 नंबर में, तो 1 का आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 है। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसमें से a का मान 72 है, और यहाँ पर दिया हुआ है r का मान 0 और b का मान जो है वो दिया हुआ है आपका, और b का मान निकालना है, और q का मान दिया हुआ है 8। तो पूछा जा रहा है कि b का मान कितना होगा, तो 8b बराबर 72, यानी कि b का मान कितना आएगा 9। तो 9 ऑप्शन है आपका 2 का 3। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि 3√2 कौन सी संख्याएं हैं, अर्थात परिमेय संख्या है कि अपरिमेय की पूर्णांक की प्राकृत संख्या है। तो इसका सभी को पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के साथ जब किसी भी परिमेय संख्या का गुना होता है तो वह एक अपरिमेय संख्या ही होता है, इसलिए 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो 3 का 2, 3 का 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो 35/50, तो इसका दशमलव प्रसार डिनोमिनेटर पर डिपेंड करता है, जो हर में है। तो 5 7 35 और 5 10 50। अब सोच कर देखें कि किसी भी हर में अगर 10 है, यानी कि उसको 2 गुना 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शाम। तो 4 का 1 आंसर होगा। फिर 5 में क्वेश्चन है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो px के शून्य की संख्या कितनी होगी। तो x अक्ष में जब y बराबर px है, मतलब x अक्ष में कई बार काटा होगा, है ना, x अक्ष में कई बार काटा है। तो ग्राफ जो है आप देख सकते हैं दिया हुआ है, इस तरह का ग्राफ है। तो इस तरह का जो ग्राफ है, तो इसमें से 2 बार काटा हुआ है x अक्ष को, तो इसलिए इसका शून्य की संख्या 2 है। अतः 5 का उत्तर जो है वो 3 होगा। अगला 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है कि x² माइनस 15 बराबर x² माइनस 15 का शून्यक है। तो x² माइनस 15 का शून्यक अगर होगा, कैसे क्या क्या होगा, देखिए x² माइनस 15 बराबर 0 ले लें, तो x बराबर हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 15, यानी कि x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √15, यानी कि √15 होगा और माइनस √15 होगा, प्लस √15 और माइनस √15, यानी कि ये 6 का 3, तो 6 का 3 हो गया। 7 का जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि यदि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक a और b है, तो a प्लस b, यानी कि शून्यकों का योग पूछा हुआ है। शून्यकों का योग सभी को पता है माइनस b बाय a हुआ करता है, अर्थात माइनस जो है x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है -2, और x² का गुणांक कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1, यानी कि 2 आंसर होगा इसका। और 2 कितना में ऑप्शन है, तो 7 का 3। 8 का देखेंगे, 8 में क्वेश्चन है कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, है ना, इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो कहता है कि उसके कितने हल होंगे। तो सभी को पता है कि जब 2 रेखाएं आपस में काटती है एक दूसरे को, तो उसमें कई बार काटती है, एक बार, यानी कि एक हल होगा केवल, इसीलिए 8 का आंसर जो होगा वो 1 होगा।
9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अनंत हल होंगे। अनंत हल तब होता है जब दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाए, अर्थात संपाती हो जाए। और संपाती होने का क्या शर्त है? शर्त है कि तीनों अनुपात जो है वो बराबर होगा, अर्थात a1/a2 बराबर b1/a2 बराबर c1/c2। तो 9 का आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद 10 का जो क्वेश्चन है वो है कि रेखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5, रेखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है, कहता है इसका हल है। तो हल देखिए, ऐसे इसको सॉल्व करने जाइएगा तो 5 मिनट लगेगा, लेकिन आसान ये है कि इसका मान रख करके देखें दोनों वैल्यू। तो आप 3 नंबर का मान रखेंगे, x का मान 2, y का मान 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि संतुष्ट किया। इसमें भी रखिए 3 दूनी 6 और प्लस 2 1 के 2, यानी कि हो गया कितना 6 प्लस 2 8, यानी कि ये 3 नंबर का उत्तर होगा 10 का 3। 11वें क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0 है, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 है। तो इसके अद्वितीय हल होने के लिए p का क्या मान होना चाहिए? तो अद्वितीय हल तब होता है जब a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का, तब जाके अद्वितीय हल होगा। तो यानी कि आप मान निकालेंगे तो a1x का गुणांक को कहा जाता है, तो 4/2 बराबर हो जाएगा p बराबर नहीं होना चाहिए p/2 माने y का गुणांक का अनुपात। तो 2 दूनी 4 हो गया, या तो 2 2 काट दीजिए हर में, तो p नॉट इक्वल टू 4, यानी कि आंसर हो जाएगा कितना 11 का 3। तो ये 11 का 3 आंसर हो गया। फिर 12 का क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात का मतलब घात 2 होना चाहिए, तो घात 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अब पहला ही ऑप्शन को देखेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब इसमें x स्क्वायर आएगा, और दाहिना साइड में x स्क्वायर नहीं है, मतलब यही वाला इसका द्विघात समीकरण है। तो 12 का 1 आंसर आएगा, 12 का 1। 13 का द्विघात समीकरण दिया हुआ है, अब पूछता है कि इसका विविधकर क्या होगा, माने डिस्क्रिमिनेंट, d का मान निकालने बोला है आपको। तो d का मान निकालेंगे आप, तो d का मान निकालेंगे तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, सभी को पता है। तो b² मतलब b के जगह पे -7 का स्क्वायर और -4 इंटू a का मान 2 और c का मान 6, तो हो जाएगा 49 माइनस 6 चौक 24 दूना 48, तो 49 में 48 घटाइएगा तो 1 आएगा। 1 आपका ऑप्शन दिया है 3 नंबर में, तो 13 का 3 आंसर होगा। इसके बाद 14 में जो क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 है तो मूल क्या होगा? तो सिंपल सा बात है। अच्छा, मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा? तो मूल कब बराबर होता है? जब d का मान 0 होता है, यानी कि b² माइनस 4ac का मान जो है वो 0 होगा। तो 0 होगा यानी कि b का मान कितना है -p, तो -p का स्क्वायर और -4ac, तो -4, a का वैल्यू है 1, x² का गुणांक 1 है और c का वैल्यू है 4, तो कितना हो जाएगा? तो p² माइनस 16 बराबर 0 है ना। तो p का मान आएगा कितना √16, और 16 का वर्गमूल होता है ±4, है कि नहीं, +4। तो इसका मतलब है कि आंसर आ जाएगा आपका 14 का 2, 14 का 2। फिर 15 का क्वेश्चन क्या आएगा? तो 15 का द्विघात समीकरण दिया हुआ है, पूछता है कि इसका घात कितना है। द्विघात समीकरण में नाम है उसका द्विघात, घात कितना होगा 2, तो 15 का आंसर हो जाएगा 2। तो उसके बाद 16 का क्वेश्चन है कि एपी दिया हुआ है, इसका सार्वंतर पता कीजिए। तो सार्वंतर कैसे निकाला जाता है? 1.7 में से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, 1.7 में से 0.6 घटाइए तो 1.1 आएगा, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 16 का 1। फिर 17 का बोलता है कि ये जो एपी दिया हुआ है इसका 30वां पद क्या होगा? तो 30वां पद तो हम लोग जानते हैं कि
ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए 30 का जो मान आएगा उसमें से ए प्लस 29 डी आएगा। तो डी पहले डी का मान निकाल लें, तो 10 में से 7 आया यानी कि 3 हो गया डी का मान, माइनस घट गया मैंने -3 हुआ, तो डी का मान आ गया -3, तो 29 गुना -3 -87, और ए का मान आपका 10 दिया है, तो -87 में +10 जाएगा तो हो जाएगा -77। तो ये आपका ऑप्शन है 3 नंबर में, 17 का आंसर हो गया 3। 18 का जो क्वेश्चन का उत्तर होगा, 18 का जो क्वेश्चन है उसमें है कि 2 + 7 + 12, 2 + 7 + 12 है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, तो 10 पदों का योग होगा, तो S10 Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 माने 10/2, और 2a a का मान है 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी, तो n का मान हो जाएगा कितना, 2 से 7 गया मैंने 5 बढ़ा, तो n-1 इंटू डी, n का मान है 10, 10 यानी कि 9 गुने 5 है कि नहीं, तो हो जाएगा 2 पंचे 10, उसके बाद 9 × 5 = 45 और 4 = 49, तो 49 गुना 5 कीजिएगा तो आएगा 245 है ना, तो 245 आपका ऑप्शन है 3 नंबर में, तो 18 का आंसर आया 3। 19 का सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग जहां तक बात कर दिया इसका मतलब जो है सभी वर्ग केवल समरूप होगा, ये आपका 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो 19 का एक आंसर आएगा है ना, 19 का एक। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में डी एवं ईएबी और एसी का 2 बिंदु है। देखिए ये रहा त्रिभुज एबीसी, इसमें से एबी का एक बिंदु है जिसका डी नाम दिया गया है, और एसी का एक बिंदु है जिसको ई नाम दिया गया है, ये दोनों को मिला दिया गया और ये दोनों समांतर दे दिया गया है, समांतर दिया है। अब भुजा का मान दे दिया है कि AD/DB का मान 2:3 दे दिया है, मतलब 2/3, और AE/EC तो बराबर होता है AE/EC, और AE का मान दिया है 1.6 और EC का मान पता नहीं, यही निकालने के लिए बोला गया है EC क्या होगा। तो कोना कोनी गुना कीजिए है ना, 2 से काट दीजिए, 2 8 16 ऊपर कटता है जब बीच में बराबर होता है तो 0.8 आ जाएगा। अब जो है कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो EC का कितना मान आ रहा है, EC बराबर आ रहा है 8 × 24 मतलब 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 आपका है 3 नंबर में है ना, तो 20 का हो गया 3। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है पूछता है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, और 2 भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:5, तो बोलता है दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सभी को आप लोग को पता होगा कि 2 त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उस भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, मतलब 3 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 9/25 यानी कि 9:25, 21 का 4 आंसर होगा, 21 का 4। 22 का पूछता है कि इन 2 बिंदुओं की दूरी कितनी होगी, तो सभी को पता है एक बिंदु क्या है 0 0 और दूसरा बिंदु है -3,4, तो बहुत साधारण से इसको आसानी से निकाला जा सकता है, हम बताते हैं। देखिए एक बिंदु जब भी 0 0 होता है और एक बिंदु है -3,-4, तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो केवल क्या होगा, -3 में √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, जिसमें से एक बिंदु तो 0 0 है तो वही में स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर जोड़ -4 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 ही मात्रक निकलेगा, इसीलिए 5 इकाई आंसर आएगा, यानी कि 22 का 4, 22 का 4। फिर इसी तरह से 23 नंबर में 2 बिंदु दिया हुआ है और इसमें कहता है कि रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखिए ये सब कितना सटीकता पूर्वक आसानी से ज्ञात किया जा सकता है बिना समय गंवाए। 1,2 और 3,4, अब मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2, तो यानी कि 1 + 3/2, अब 3 और 1 4 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इकाई के माने देखिए तो पहला वाला में 2 किसका है, 2 नंबर में, इसलिए आंसर जो होगा x का निर्देशांक 2 है, यानी कि 2 आंसर आएगा। बस बाद बाकी देखना ही नहीं है, 2 किसी में नहीं है, एक में 1 है, 4 है, 3 है और 2 है, तो 2 का आंसर हो जाएगा 23 का 2, 23 का 2।
24 का बोलता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। अब इतना लंबा जो क्वेश्चन दिया है इसमें बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए कैसे, कितना सटीकता पूर्वक निकालेंगे हम निर्देशांक की सहायता से। सबसे पहला तो एक निर्देशांक है 0 0 ए, और दूसरा निर्देशांक है तुम्हारा, दूसरा निर्देशांक है बी 4,0। ये जो बी है इसका 4,0 है, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स एक्सिस पर होगा तो ये 4 यूनिट है। और सी का मान वाई एक्सिस में है 0,1 तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और सभी को पता है समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार का मान 4 दिया है और ऊंचाई का मान 1 दिया है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और 2 मात्रक। तो यानी कि 24 नंबर का आंसर हो जाएगा 3, जिसमें 2 दिया हुआ है। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है कि cos a बराबर 3/5, तो cosec a का मान कितना होगा। तो सिंपल याद रखें कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है तो आधार और लंब अगर 3 और 4 होता है तो कर्ण 5 होगा। तो इसीलिए cosec a जो होता है वो होता है h/p, साइन का उल्टा h/p। तो h का मान 5 हो गया और p का मान 4 हो जाएगा, है कि b का मान cos का मान होता है b/h, तो b का मान 3 है तो p का मान 4 होगा। तो 5/4 ऑप्शन दिया है आपका 25 का 2 आंसर हो जाएगा। फिर 26 का, यदि 2 sin a बराबर 3, 2 sin a बराबर √3 है ना, तो बोलता है कि a का वैल्यू कितना होगा। तो sin a का मान कितना आएगा √3/2। अब अनुभव कीजिए कि sin कितना डिग्री का मान √3/2 होता है 60 डिग्री का। 60 डिग्री ऑप्शन है आपका 3 नंबर में, तो 26 का आंसर हो जाएगा 3। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि cot 90 डिग्री माइनस a बराबर कितना होगा। तो cot 90 डिग्री माइनस a बराबर हो जाएगा tan a। 27 का 3 आंसर। 28 का sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, ये तो सभी को पता है 1 होता है, इसलिए 28 का आंसर 2 हो जाएगा, है ना। 29, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा। ये रहा एक समकोण त्रिभुज, ये रहा मीनार जो 90 डिग्री पर खड़ा है, ये रहा आपका उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री बना हुआ है, और ये आपका आधार यानी कि पाद बिंदु से उसका दूरी जो है 15 मीटर दिया हुआ है। तो आंसर सीधा इसका क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p/h, यानी कि h/15, और इसका वैल्यू होता है √3। tan 60 का मान कोना कोनी गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 15√3, तो h का मान आ जाएगा 15√3 मीटर। तो ये ऑप्शन हो गया 29 का 2, 29 का 2, ठीक है, 29 का 2 हो गया। 30 का, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। तो बाह्य वृत्त से वृत्त पर कई रेखा खींचा जाता है, 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है, लेकिन 3 का 2, सॉरी मैंने 30 का 3 जिसमें 2 है। 31 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आकृति दिया है इसमें पूछता है कि AOP का मान कितना होगा। तो सभी को पता है कि वृत्त पर जो स्पर्श रेखा जाता है त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये कोण 35 डिग्री दिया हुआ है, तो केंद्र कोण कितना हो जाएगा। अब तीनों एक त्रिभुज में तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो इसलिए ये 35 है तो ये 55 डिग्री होगा। 35 + 55 + 90 हो जाएगा 180, मतलब 55 डिग्री होगा। तो 1 नंबर आंसर होगा 31 का 1, 31 का 1, 31 का 1। 32 में जो कोण है क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हो, तो POA का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये इसका विश्लेषण देखिए, ये रहा P बिंदु बाह्य बिंदु है, ये केंद्र हो गया, है ना, और इस तरह से A और ये B 2 स्पर्श रेखा है, ये A हो गया और ये B हो गया। तो इस कोण का मान 80 है, तो ये कोण 40 डिग्री हो जाएगा आधा, और ये कोण सभी को पता है 90 डिग्री होता है। तो हमको पूछता है PO और A का मान कितना होगा, तो ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 50 डिग्री ना हो जाएगा। तो इसलिए 32 का 1 आंसर होगा, 32 का 1। 33 का, निम्न में से वृत्त का क्षेत्रफल सभी को पता है πr² होता है, πr², तो ये 1 नंबर में है, 33 का 1 हो जाएगा। 34 में, यदि किसी वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा।
तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, तो 2 गुने 22/7 और त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, कट जाएगा तो 44 सेंटीमीटर होगा, तो 34 का आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद 35 में 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को याद है, थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 120 डिग्री बटे 360 और गुने पाई का मान 22/7, r का मान 42 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 बार गुना कर दो 42 r स्क्वायर के कारण 120 दिया 360 डिग्री, 3 से काटेंगे 3 14 है 42, 7 दूनी 14 है कि नहीं, और 22 गुना 44 और गुना 42 करो तो 42 गुना 14 करने पर 1848 आता है, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो ये चीज हो गया 35 का 2, 35 का 2। आगे 36 का जो क्वेश्चन है वो है कि घनाभ के कोरों की लंबाई दिया हुआ है। सभी को पता है कि घनाभ में तीनों कोर की लंबाई अलग अलग होता है, तो पूछता है कि सबसे बड़ा विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो उसका होता है फॉर्मूला l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। बहुत सिंपल था, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। तो 16 9 25 और 44 169 का वर्गमूल आएगा कितना 13 सेंटीमीटर, तो इसलिए 36 का आंसर हो जाएगा 2। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है। इसमें कहा गया कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या कौन कौन है, एगो 1 है, एगो 2 है और एगो 3 है, ये तीनों का बीच बीच कौन है 2, तो आंसर हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2 का 2 नंबर आंसर होगा 37, यानी कि 2 उत्तर लिखा हुआ है 2 में, तो 2 है कि नहीं। इसका निकालना तो 3 से भागा दे दीजिए, 3 तो 5 और 1 6, 6/3 यानी कि 2 आंसर है वही 37 का 2 नंबर में है ऑप्शन। अच्छा 38 नंबर का संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र जो होता है उसको तोरण कहते हैं, तोरण इंग्लिश में ऑगिव कहा जाता है, इसलिए 38 का एक आंसर होगा, है ना। 39 नंबर को क्वेश्चन है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो एक पासा में कुल मिलाकर के 3 ठो सम और 3 विषम होता है, 2 4 6 ये सम हो गया, 3 विषम हो जाएगा 1 3 5, तो सम संख्या 3 ठो हुआ और बटे टोटल 6 को होता है, तो आधा न हो गया यानी कि 1/2, तो 1/2 यानी 39 का 4, 39 का 4 नंबर में ऑप्शन होगा। फिर बोलता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, यानी कि 40 नंबर का जो अंतिम क्वेश्चन है इसमें था कि कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक और 1 से अधिक नहीं होता है। सभी को आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में लाइज करता है, यानी कि 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसमें से 0.8 दिया है तो ये 1 से कम हो सकता है, 80% माने 80/100 0.8 ये भी हो सकता है, 5/6 1 से कम ये भी हो जाएगा, लेकिन 2.5 ये 2 से ज्यादा है इसलिए नहीं होगा, इसलिए 40 का आंसर हो जाएगा 2, है ना। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस का विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और किसी भी अगर क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और खास करके अगला जो साइंस का पेपर है उसमें भी हम इसका उत्तर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।